नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद शिक्षक में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु हम लोग हिस्ट्री की क्लास देख रहे थे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसकी 4 क्लास कंप्लीट हो गई थी और ये 5वीं क्लास है। जिन लोगों ने पीछे की क्लास को मिस कर दिया है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे की क्लासों को देख सकता है। तो पीछे की क्लासों में हम लोगों ने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे और आज हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने के पहले आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। तो देख लीजिए, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनकी जो बनावट है उस बनावट को हम लोग नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी कला शैली को हम लोग द्राविड़ शैली कहते हैं। याद रखिएगा कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को हम लोग नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दोनों शैलियों का प्रभाव वेसर शैली कहलाता है। जिन मंदिरों की बनावट में नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, उसे वेसर शैली कहा जाता है। याद रखिएगा कि दोनों शैलियों का प्रभाव जिन मंदिरों में देखने को मिलता है वो वेसर शैली से संबंधित मंदिर होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं पंचायतन। पंचायतन एक शब्द दिया हुआ। पंचायत से आप लोग जानते होंगे कि पंचायत में एक से अधिक लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? एक से अधिक लोग होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे कि पंचायत में कितने लोग होते हैं? एक से अधिक लोग होते हैं। तो इसी प्रकार जब एक मंदिर के चारों ओर एक से अधिक मंदिर हों तो वो पंचायतन मंदिर शैली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचायतन मंदिर शैली कहलाते हैं। मतलब वो पंचायतन मंदिर शैली से निर्मित मंदिर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई डाउट्स हों तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अभी हमने बताया कि पंचायतन शब्द का मतलब ही होता है कि पंचायत से आप लोग याद रखें कि पंचायत में एक से अधिक लोग होते हैं। तो इसी प्रकार मंदिरों में भी जब एक मुख्य मंदिर के चारों ओर एक से अधिक मंदिर या 4 सहायक मंदिर होते हैं तो वो पंचायतन शैली से निर्मित होते हैं। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पंचायतन मंदिर के उदाहरण। अब देख लीजिए पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन है। जैसे कंदरिया
महादेव मंदिर कहाँ पे है, बहुत पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये खजुराहो में है। कहाँ है? खजुराहो में है। और अगला इसके बाद आता है ब्रह्मेश्वर मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? ब्रह्मेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भुवनेश्वर में है। तो ये कैसे हैं? ये पंचायतन मंदिर शैली के उदाहरण हैं। अगला है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो में है। उसके बाद आता है लिंगराज मंदिर। अगर लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये आता है भुवनेश्वर में। कहाँ आता है? भुवनेश्वर में। उसके बाद आता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है गुंडेश्वर मंदिर। गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग इनको याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो में है। और ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। और लक्ष्मण मंदिर की अगर बात करें तो ये कहाँ है? खजुराहो में है। और लिंगराज मंदिर की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। और दशा अवतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक रहे मंदिरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे, पहला पॉइंट है ज्ञानी मानव। अगर ज्ञानी मानव अगर मानव की बात की जाए तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, होमो सैपियन। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो होमो सैपियन होता है। अब याद रखिएगा कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। कितने हज़ार वर्ष पहले हुआ था? ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पुरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? अगला पॉइंट है पुरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। याद रखिएगा कि जो पुरा पाषाण काल के जो मानव थे उनका मुख्य जीने का जो आधार था वो शिकार था। मतलब वो शिकार पर ही निर्भर रहते थे और शिकार मनोरंजन का भी एक साधन था। पुरा पाषाण काल के मानव का जो है मुख्य जो जीविका थी वो भी क्या था? शिकार था। और मनोरंजन का भी एक साधन था, वो भी शिकार था। उसके बाद आता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। और यदि अगर पूछा जाए पहिए का आविष्कार कब हुआ था तो याद रखिएगा कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? तो याद रखिएगा कि मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई, जब पहिए का आविष्कार हुआ था, है ना। उसी समय मानव ने स्थायी घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। तो यदि अगर पूछा जाए कि मानव के निवास की प्रवृत्ति, स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई, तो याद रखिएगा कि ये नवपाषाण काल में आई। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। अगला पॉइंट है कि मानव का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि मानव का सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो था कुत्ता। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो ये अगर पूछा जाए तो याद रखना, तो वो धातु कौन सी थी? वो धातु था तांबा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये क्लास का लास्ट पॉइंट है। अच्छे से उम्मीद करते हैं कि पूरी क्लास आप लोगों ने कवर की होगी हैं। और जिन लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो वो अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक करे। देखते हैं अगला पॉइंट। मानव का सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी है। पहला औजार अगर पूछा जाए तो वो क्या था? कुल्हाड़ी था। अगर पूछा जाए इसका प्राप्ति स्थल कहाँ है, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो अतिरमपक्कम कहाँ पाया गया था? अतिरमपक्कम। याद रखिएगा कि मानव का सबसे पहला औजार कौन था? तो वो था कुल्हाड़ी था। मानव का सबसे पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। और प्राप्ति स्थल अगर पूछा जाए तो अतिरमपक्कम था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।